Welcome friends on Insight IQ. Today we are taking subject of social science and starting from NCERT class 6 chapter exploring society, India and beyond. Let's see a simple overview about the social science. What is the social science? Why we study this subject and what are the importance of social science in our society? So basically social science एक डिसिप्लिन है जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं अबाउट द ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप अमंग द सोसाइटी एंड विद इन द सोसाइटी। तो जनरली इसके अंदर अपन देखते हैं हाउ पीपल लिविंग विथ ईच अदर, लोग कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर अप्रोच कैसा होता है, लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउ दे फॉर्म ग्रुप्स, व्हाट आर द हिस्टोरिकल इवेंट्स, these all are different for different societies. What are their economic condition of that society और डिफरेंट सोसाइटी। इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। किसी भी सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है। फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैसा है। एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सोसाइटी एंड डिफरेंट सोसाइटी। नेक्स्ट है उस सोसाइटी की पॉलिटी कंडीशन कैसी है, डेट इज गवर्नेंस कैसा है उसका, फॉर मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज। उस बेसिकली किसी भी सोसाइटी की कानून व्यवस्था कैसी है। नेक्स्ट है जियोग्राफी, उस सोसाइटी की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं अबाउट द पीपल, ह्यूमंस, सेटलमेंट वगैरह। इसके अलावा वहाँ का लोकेशन, प्लेसेज और एनवायरमेंटल कंडीशन, सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। As we discuss about the social science in previous slide for different subject group, so सेम यहाँ पे भी सोशल साइंस को एनसीईआरटी की बुक में डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट थीम के अंदर। लाइक थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी, थीम ई। थीम ए के अंदर इन्होंने ज्योग्राफी को कवर किया। इसके अंदर अपन देखेंगे लोकेटिंग प्लेसेज ऑन द अर्थ, ओशन एंड कंटिनेंट्स, लैंडफॉर्म एंड लाइफ। नेक्स्ट इज थीम बी इज रिलेटेड टू हिस्ट्री and this is related theme C for cultural activities. Theme D is related to polity like family and community governance, local government in urban area and local government in rural area. हम देखेंगे how local government will be added in our constitution. पॉलिटी के अंदर जब हम फर्दर डिटेल में देखेंगे तो इसके अंदर अपन देखेंगे लोकल गवर्नमेंट को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था बाय द मीन्स ऑफ अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स कैसे करते हैं वो भी अपन देखेंगे, व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ टू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लास्ट थीम इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड द अस। Taking first subject is geography and topic is locating places on the earth. सपोज मेरे पास एक पॉइंट ए है, इसको मेरे को अर्थ के ऊपर लोकेट करना है या फाइंड आउट करना है। तो मैं मदद लूँगा फर्स्ट ऑफ डायरेक्शन की, कि उस पॉइंट की डायरेक्शन क्या है या उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है।
कोऑर्डिनेट्स, या वो पॉइंट कौन से टाइम जोन के अंदर लेइंग करता है, टाइम जोन्स, या उस पॉइंट का मैप। इनमें से कुछ भी होगा तो मेरे को ईजियर होगा टू फाइंड आउट और लोकेट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट इज ए पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन होती है। सपोज आज के टाइम में अपन यूज करते हैं गूगल मैप्स, तो गूगल मैप्स वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स के अंदर दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है जनरली। फर्स्ट इज लेटीट्यूड्स एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूड्स। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों इमेजिनरी लाइन होती है जो कट करती है ग्लोब को आइदर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे। तो यहाँ पे देखते हैं ये अपना ग्लोब है, तो इसके अंदर ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, कंप्लीट थ्रू आउट द ग्लोब, तो ये लाइंस कहलाती है लेटीट्यूड्स। तो लेटीट्यूड हो गई अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ग्लोब के ऊपर ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस, इनको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई अपनी लेटीट्यूड्स और वर्टिकल लाइन हो गई लॉन्गिट्यूड्स, वर्टिकल लाइंस। अब लेटीट्यूड के बारे में देखते हैं व्हाट इज, थोड़ा डिटेल के अंदर। तो सपोज ये अपना ग्लोब है, ये कनेक्ट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ग्लोब के ऊपर कनेक्ट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो जो सेंटर के अंदर सबसे लार्जेस्ट लेटीट्यूड होती है उसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर, 0 डिग्री और इक्वेटर। तो 0 टू नॉर्थ, अब इसमें क्या है नॉर्थ एंड साउथ। तो जो लेटीट्यूड होती है वो अपना ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है। तो एक हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। इसके पैरेलल एक और ट्रॉपिक लेटीट्यूड रन करता है 23 डिग्री एंड हाफ। तो इसको अपन नॉर्थ में है तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम अगर साउथ में है 23 डिग्री एंड हाफ तो उसको बोलते हैं अपन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 एंड हाफ साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम ऑन द नॉर्थ पॉइंट पे जाएंगे तो नॉर्थ पे 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं अपन नॉर्थ पोलर जोन, एंड सेम साउथ 90 डिग्री सदर्न या साउथ पोल। अब जो ट्रॉपिक्स के बीच का एरिया है उसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिक्स और 66 डिग्री के बीच का एरिया है उसको बोलते हैं अपन टेम्परेट जोन, TPZ। और 66 और 90 डिग्री के बीच का एरिया उसको अपन बोलते हैं पोलर जोन, सेम इन साउदर्न साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स। सेम अगेन आई ड्रॉ देयर। अब जो लार्जेस्ट लेटीट्यूड था उसको अपन बोलते थे इक्वेटर 0 डिग्री। तो सेम यहाँ पे भी अपन लार्जेस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली ऑन द सेंटर। तो इस लार्जेस्ट वर्टिकल लाइन को अपन बोलेंगे सेम 0 डिग्री, बट उसको बोलते थे अपन इक्वेटर, और इसको अपन बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। अब वो अपना किस में डिवाइड कर रहा था नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये कनेक्ट होता है नॉर्थ टू साउथ, और ये डिवाइड करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो लेटीट्यूड्स है वो लार्जर रोल प्ले करता है इन द शेपिंग ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अर्थ, ठीक है। और अपना जो लॉन्गिट्यूड
लॉन्गिट्यूड है ये लार्जेस्ट रोल प्ले करता है इन द डिफरेंस ऑफ टाइम जोन. We will be discuss in upcoming slide what is time zone and how we decide this. तो जनरली जब अपन ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो इट विल बी पॉजिटिव एडिंग टाइम, और इफ यू मूव टुवर्ड द वेस्ट onward from the prime meridian it will be negative and reduce the time zone. So टोटल अपना 1 to 90 north 0 degree and 1 to 90 इन साउथ. तो 90 प्लस 180 प्लस एक 0 डिग्री, तो टोटल लेटीट्यूड्स कितने हो गए 181. नंबर ऑफ टोटल लेटीट्यूड्स आर 181. 1 इज 0 डिग्री प्लस 1 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड 1 to 90 साउथ. तो सेम ये हो गया 181 लेटीट्यूड्स टोटल लेटीट्यूड्स, और टोटल लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, एक सर्कल को अपन डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 360. तो ये टोटल 360 हो गए लॉन्गिट्यूड्स. जैसा कि अपन ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए अपन को क्या क्या नीड हो सकती है, तो उन्हीं में से एक डायरेक्शन थी. तो जनरली अपन 4 डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, और कार्डिनल डायरेक्शन भी यूज करते हैं समटाइम, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. सेम अपन ने देखा था लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो लेटीट्यूड क्या होता है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर. लेटीट्यूड एक्सप्रेस इन डिग्रीज, that is 0 degree equator and 90 degree polar. Same longitude is the angular distance of place east and west of prime meridian. Prime meridian is 0 degree. तो वैसे ही कोऑर्डिनेट के बारे में अपन देखा था कि these are the numerical value that define the exact pinpoint location in the space. तो सपोज यहाँ पे एक ग्लोब है, अपन स्कूल के अंदर जनरली ये ग्लोब प्रीफर करते हैं. इसके अंदर देखते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर कि कौन सा कंट्री किधर है. सेम वैसे ही अगर अपन को पिन पॉइंट एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट के थ्रू देखना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए मैंने, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सपोज आई विल ट्राई टू ड्रॉ हेयर मैप लाइक latitude and longitude. These are north, south, east and west. These are equator 0 degree and this is 0 degree prime meridian. So first is direction for India. तो यहाँ पे क्या है, मेरे को नॉर्थ शो कर रहा है, तो ये मेरा 0 डिग्री, तो यहाँ से मेरे को जहाँ नॉर्थ के अंदर जाना है, तो एक पॉइंट तो मेरे को फिक्स हो गया कि मेरा ये डायरेक्शन रहने वाला है नॉर्थ. तो मैं ये 3 एलिमेंट हो गए मेरे लिए, वेस्ट ईस्ट एंड साउथ. अब नॉर्थ के अंदर फर्स्ट हो गया लेटीट्यूड, तो लेटीट्यूड के अंदर गए, मैं नॉर्थ के अंदर जाऊंगा कितना 8 डिग्री. सपोज ये मेरा 8 डिग्री है यहाँ पे, और कहाँ तक जाना 37, तो ये हो गया मेरा 37 रफली. अब नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूड. तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कितना 68 to 97. तो ये 0 प्राइम मेरिडियन, अब इससे किधर जाना मेरे को ईस्ट की तरफ. तो मेरा 3 नॉर्थ वेस्ट साउथ एलिमेंट हो गया, अभी मेरे को जाना ओनली ईस्ट की तरफ मूव. तो ईस्ट की तरफ फर्स्ट पॉइंट इज 68. सपोज ये मेरा पॉइंट 68 ऑनवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, एंड कहाँ तक जाना अप टू 97. तो सपोज ये मेरा 97. तो ये मेरे को एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पता लग गया बाउंड्री, कि ये वाला बाउंड्री है वो इंडिया की है, और इंडिया यहाँ पे लेइंग करता है दिस जोन के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर. अब नेक्स्ट अपन लेते हैं एग्जांपल अबाउट द ऑस्ट्रेलिया.
तो ऑस्ट्रेलिया का लेटीट्यूड एक्सटेंड कितना, फर्स्ट डायरेक्शन क्या है देखो साउथ, तो अब मेरे को ये पता चल गया साउथ के अंदर है, तो मेरा 3 एलिमेंट हो गया वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो मेरे को साउथ में कितना जाना 10 डिग्री टू 43 डिग्री, तो सपोज ये हो गया 10 और 43। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, ये भी ईस्ट के अंदर है, ईस्ट के अंदर 113 टू 153, तो इंडिया का अपना था 97 लास्ट पॉइंट, तो ये 97 सपोज यहाँ है, तो ये स्टार्ट कितना होगा 133 से, तो 113 पे यहाँ फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज 153, तो लाइक दिस, तो अपन को ये पता चल गया कि ये वाला एरिया ऑस्ट्रेलियन रीजन है। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट से अपन क्या करते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट या लोकेशन को ऑन द अर्थ। इस स्लाइड में अपन देखेंगे टाइम जोन कैसे डिसाइड होता है। तो मैंने पहले भी बताया था टाइम जोन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड टाइम जोन के अंदर डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो सपोज अपना अर्थ है वो एक सर्कल कंप्लीट करता है इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग डे एंड नाइट, तो एक सर्कल के अंदर कितना डिग्री होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई 24, तो ये क्या हो जाएगा 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, तो अपना अर्थ एक घंटे के अंदर 15 डिग्री मूव करती है। अब ये वहाँ पे अपन ने देखा था 0 डिग्री, तो ये हो गया 0 प्राइम मेरिडियन, या इसको अपन बोलते हैं जीएमटी भी बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन को क्या बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। तो जब ईस्ट की तरफ अपन मूव करते हैं, ये अपना हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो क्या हो रहा है ऐड हो रहा है +1 +2 +3 +4 +5 +6, और अगर वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्या -1 -2 -3 -4 सो ऑन अप टू 180। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इंडिया का, सपोज इंडिया का आईएसटी क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे +530, तो +530 मीन्स ईस्ट जोन के अंदर, सपोज ये रहा 5 एंड 530, ये रहा इंडिया अपना, ये वाली लाइन इंडिया से क्रॉस हो रही है। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, that is how our planet spin around its axis making a full turn every 24 hours. A full turn is 360 degree, this means 15 degree or 15 into 24 equal to 360। तो वही प्राइम मेरिडियन से अपन वेस्ट ईस्ट की तरफ मूव करते हैं 0 15 13 45 सो ऑन अप टू 180 ईस्ट। अब इंडिया के अंदर कौन सा टाइम जोन है 530 वाला, बट सेम अगर यहाँ पे देखते हैं अपन रसिया कनाडा यूएसए, ये बहुत बड़ी कंट्री होते हैं, उनको सिंगल टाइम जोन के अंदर मैनेज करना डिफिकल्ट है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन डिसाइड करके रखा है पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से। तो जैसे कि यूएसए के अंदर 6 टाइम जोन है, रसिया के अंदर 11। यहाँ पे अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं अबाउट द इंडियन टाइम। सो जैसा कि अपन लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था अबाउट द यूएसए कनाडा रसिया, दे हैव मल्टीपल टाइम जोन बट इंडिया डिसाइड देयर सिंगल टाइम जोन। हाउ, कैसे वो देखेंगे। अब सपोज यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, ये इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो गुजरात से स्टार्ट होता है 68 डिग्री और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है 97 डिग्री तक। तो अपन ने लास्ट टाइम देखा था 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री एंड 2 आवर इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ये वाला गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये अराउंड 30 डिग्री का,
तो 30 डिग्री इक्वल टू 2 आवर। तो अगर ऐसा देखें तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 घंटे का। तो इसके लिए अपन क्या किया, इसको मिनिमाइज करने के लिए अपन ने मिड वे ऑफ कंसिडर किया लॉन्गिट्यूड को 82 डिग्री पे। तो जो 82 डिग्री वाला है इसको डिसाइड किया हुआ है इंडिया का सिंगल टाइम जोन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये किससे क्रॉस करता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 स्टेट्स है। यहाँ पे अपन एक रफ फिगर देखते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड का। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इंडिया का जो टोटल एरिया वो कितना है, 32, 87, 263 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हैं 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो इतने बड़े एरिया को कवर किया हुआ है सिंगल टाइम जोन के थ्रू 82 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसमें अपन देखते हैं कि जो नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, टोटल 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और जो ईस्ट टू वेस्ट है वो है 2933 किलोमीटर। और दूसरा अगर अपन ये देखें, ये कितना था साउथ में 6 डिग्री, 37, 68 और 97। तो जो लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटीट्यूडनल ये दोनों एक्सटेंट है वो ऑलमोस्ट कितने, इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक इज ओशियन एंड कंटिनेंट्स। जैसा कि अपने प्लानट को ब्लू प्लानट बोला जाता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बी इन द ओशियंस और रिवर्स। तो व्हाट इज ओशियन, तो ओशियन इज ए वास्ट कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर कवरिंग मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस। अब ओशियन के अंदर पानी तो बहुत है बट वो ड्रिंकेबल नहीं है ड्यू टू हैवी सॉल्ट कंटेंट। सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ड्रिंकेबल नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। बट ओशन हेल्प करता है रेगुलेटिंग क्लाइमेट, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड एनहेंसिंग ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड मास एंड कंटिनेंट। तो व्हाट इज लैंड मास एंड कंटिनेंट, तो लैंड मास क्या होता है, लार्ज कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड विच मे और मे नॉट बी कंटिनेंट। कंटिनेंट भी हो सकता है और कंटिनेंट नहीं भी हो सकता, बट कंटिनेंट के अंदर क्या, इट distinct conventionally recognized division of earth landmass usually by separated by oceans। अब देखो यहाँ पे एक मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अफ्रीका, यहाँ पे ये रसिया, एशिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ये रसिया। अब ये देखो लार्ज एक्सटेंट ऑफ लैंड, तो जो ये रसिया, यूरोप है, रसिया के बीच का लैंड है वो कंटिन्यूस लार्ज एक्सटेंट है, तो इसको अपन बोलते हैं लैंड मास। बट यहाँ पे देखो अफ्रीका एंड एशिया के बीच में क्या है, इंडियन ओशियन वाटर बॉडी, और इधर क्या है अंटार्कटिक ओशियन, इधर अपना हो गया नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो जो एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ये डिवाइडेड किसके थ्रू, ओशियन के थ्रू, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंटिनेंट। अब जो अर्थ के ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है फ्रॉम 100%, इसको डिवाइड करते हैं अपन, तो 100 में से 97% ओशियन है, ओशियन वाटर है। बट इस वाटर को क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते ड्रिंकिंग पर्पज के लिए ड्यू टू सॉल्ट कंटेंट। तो बचा कितना अपने पास, ओनली 3% फ्रेश वाटर।
अब 3% को भी अगर डिवाइड अपन करते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है आइस कैप और ग्लेशियर के अंदर। जो फ्रीज है 70%, उसको अपन जनरली यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है 29%, वो है ग्राउंड वाटर के अंदर, तो वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, बच्चे अपने पास एक्सेसिबल ओनली 1% फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर को भी अगर 1% वाले को डिवाइड करें तो वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर, लेक्स 52%, फिर 38% सॉइल मॉइस्चर, वाटर वेपर 8%, ऑन रिवर ओनली 1%, और 1% इन लिविंग थिंग्स। तो ये जो जनरली डिवीजन है वाटर का, ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है और पूछते भी है। नंबर ऑफ डिवीजन, किसके अंदर ज़्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल है, किसके अंदर कम है। यहाँ पे अपन देखते हैं अबाउट द ओशियंस। तो टोटल 5 ओशियन है। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन, लार्जेस्ट वन। तो पैसिफिक ओशियन डिवाइड करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया से। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन डिवाइड करता है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को, यूरोप और अफ्रीका से। थर्ड वन इज इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, अफ्रीकन एंड एशियन कंटिनेंट को। एंड नेक्स्ट वन इज आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन। तो ये दोनों फ्रोजन होते हैं ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट इन पोलर जोन। अब यहाँ पे जो अंटार्कटिका, ये लैंड मास होता है कम्प्लीटली, बट फ्रोजन होता है ड्यू टू ग्लेशियर। नेक्स्ट इज कंटिनेंट। कंटिनेंट इज लार्ज कंटिन्यूस लैंड मास ऑन द अर्थ, टिपिकली सेपरेटेड बाय द ओशियन, जो अभी अपन ने डिस्कस किया था। टोटल 7 कंटिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और इन सब की अपनी यूनिक ज्योग्राफी होती है, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं। अब देखते हैं कि ओशियन एंड कंटिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट और मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। कैसे, ये देखते हैं। सपोज ये ओशियन वाटर है, ड्यू टू सनलाइट वाटर विल बी एवोपरेट एंड फॉर्म क्लाउड। अब क्या होगा, रेन होगी, स्नोफॉल होगा, ऑन द हायर एलिवेशन इट विल बी फ्रोजन इन ग्लेशियर लाइक। फिर वहाँ से समर के अंदर पानी मेल्ट होगा, वाटर मेल्ट होगा, वाटर चैनल बनेगा इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड अंडर वाटर, एंड इट विल बी सर्कुलेट बैक टू ओशियन। तो यही जो वाटर है फ्रेश वाटर, जो ग्लेशियर मेल्ट होकर आ रहा है, ओनली 1% इन रिवर। तो इसी को अपन यूज करते हैं एक्सेसिबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज और इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। Landforms is directly impacted our daily life, so it is directly proportional to life। कैसे, अपन दो एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू देखते हैं। फर्स्ट इज माउंटेनियस रीजन ड्यू टू रफ एंड हिली ट्रेन्स, दिस वन इज माउंटेन रीजन। एंड अनदर इज प्लेन्स, बेक चैनल, रिवर्स, ये हो गया अपना प्लेन रीजन। तो माउंटेन रीजन के अंदर क्या होगा, ड्यू टू हार्डली अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लैट लैंड, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज, कम होगा। लो अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लैट लैंड एंड फर्टाइल लैंड एरिया, यहाँ पे क्या मैक्सिमम क्या माउंटेन पहाड़ वगैरह होंगे, तो बोल्डर कंक्रीट यही सब होगी, चट्टाने होगी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, फर्टाइल लैंड कम, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो भी डाउन। अब रफ ट्रेन की वजह से क्या हो, कनेक्टिविटी हार्डली पॉसिबल होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी डिक्रीज होगी। अगर वही तीनों चीज़ें अपन यहाँ पे प्लेन्स एरिया में देखते हैं, क्या ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लैट लैंड, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, रिवर वगैरह के सेडिमेंट कैरी करके लाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैंड फर्टाइल होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एग्रीकल्चरल के लिए, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। लो रिलीफ की वजह से क्या होगा, फ्लैट लैंड है, तो उसकी वजह से
ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी अच्छी होगी रेदर देन माउंटेनियस रीजन। तो जैसे कि दो एग्जांपल में अपन ने देखा कि कैसे लैंडफॉर्म्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ओवर डेली लाइफ को। अब यहाँ पे देखते हैं लैंडफॉर्म्स। व्हाट इज लैंडफॉर्म्स? तो लैंडफॉर्म्स क्या होता है? इट इज बेसिकली ए नेचुरल जियोग्राफिकल और फिजिकल जो भी चीज़ होती है वो दिखती है ना, जो लैंड के ऊपर है। सो इट इज ए डिफाइन एज द लैंड फॉर्म इज द नेचुरल जियोग्राफिकल और फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, फीचर्स ऑफ द अर्थ। इसको अपन बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। सो बेसिकली लैंड फॉर्म्स है वो ड्रिवन होता है दो प्रोसेस के थ्रू। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल के अंदर क्या आता है? विंड या रेन। विंड और रेन की वजह से क्या होगा? आइदर डिपोजिशन, या तो डिपोजिशन होगा या इरोजन होगा। तो या तो डिपोजिशन होगा या इरोजन होगा। अभी डिपोजिशन और इरोजनल एक्टिविटी वगैरह क्या होती है वो अपन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर फर्दर। बट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ डिपोजिशन का। तो डिपोजिशन की वजह से क्या होगा? रिवर वगैरह होती है वो क्या करते हैं? अपना सेडिमेंट वगैरह कैरी करते हैं साथ में, और जब वो ओशियन के माउथ पे आती है तो वो वहाँ पे लिव कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होगा? डेल्टा फॉर्मेशन होगा, डेल्टा। तो जनरली डेल्टा अपने ईस्टर्न कोस्ट पे फॉर्म होते हैं और वेरी फ्यू फॉर्मेशन अकर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर डेल्टा। और इरोजनल एक्टिविटी क्या होगी? सपोज अरावली रेंज, one of the highest peak in the history, but over the time it will be eroded and convert in peneplains on many parts. Next is internal process। जैसा कि इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है इंटरनल, तो दीज प्रोसेस अकर बियॉन्ड बिलो ऑफ द अर्थ क्रस्ट इनसाइड ऑफ द अर्थ बॉडी। तो इसके अंदर दो होगा क्या? फर्स्ट टेक्टोनिक एक्टिविटीज। तो इसके अंदर क्या होता है? प्लेट मूवमेंट करता रहता है कंटिन्यू इनसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सपोज जिसकी वजह से क्या होगा? या तो अर्थ के अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जस्ट इस अर्थ को अकर हुआ था कि अफगानिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे मोर देन 2000 लोग डाइड, जिनकी जान जा चुकी है। मोर देन 10,000 लोग इंजर्ड है और बहुत सारे घर और जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है यहाँ पे। या फिर आएगी सुनामी। सुनामी। नेक्स्ट है वोल्केनिक एक्टिविटीज। या तो टेक्टोनिक फैक्टर आएगा या वोल्केनिक फैक्टर आएगा इन द इंटरनल प्रोसेस। अब अपन यहाँ पे देखते हैं लैंडफॉर्म को क्लासिफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइदर माउंटेन या प्लेटूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स। दीज आर द लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अगर माउंटेन के बारे में जनरली देखें तो ये क्लासिफाइड होता है तीन कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन, सेकेंड इज
ब्लॉक माउंटेन, ये बहुत डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर में। एंड थर्ड वन इज वोल्केनिक माउंटेन। अगर फोल्ड माउंटेन के बारे में देखें तो वर्ल्ड के जितने भी लार्जेस्ट माउंटेन है करंट, वो सारे फोल्ड माउंटेन है। इसके अंदर क्या होती है, जो अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो मूव करती है ईच अदर, और उसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू हैवी फोर्सेज दे क्रिएट लाइक ए रेंजेज एंड इट फाइनली टेक शेप ऑफ माउंटेन। अगर एग्जांपल देखें तो हिमालय, एंडीज, रॉकीज। एंडीज है नॉर्थ अमेरिका और एंडीज है साउथ अमेरिका और रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका। एल्प्स यूरोप। अगर हिमालय की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट अभी भी मूव कर रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हिमालय की हाइट अभी भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, और एट ए टाइम इट विल बी 8,848 मीटर। जो करंट हाइट है उसकी एज पर 2025, तो वो है 8,848 मीटर की, और वो अभी भी कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। अगर ब्लॉक माउंटेन के अंदर देखें तो ये सपोज अर्थ है, इसका एक पार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड चला जाता है और फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन, तो इससे क्या हो गई, रिफ्ट क्रिएट हो गई। इसके अंदर अपन एग्जांपल देखें तो सतपुरा की रेंजेस एंड विंध्या, तो ये रिफ्ट क्रिएट हो गई। तो जो अपना नर्मदा और तापी दोनों रिवर फ्लो करती है वो रिफ्ट के अंदर करती है, सतपुरा एंड विंध्या की। अगर वोल्केनिक माउंटेन में देखें तो क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनोज। मैग्मा एंड लावा। अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या बोलते हैं, मैग्मा, और जब अर्थ के ऊपर बाहर आता है क्रस्ट पे उसको क्या बोलते हैं, लावा। सो इट फॉर्मेशन अकर ड्यू टू फ्लो ऑफ लावा। यहाँ पे देखो एक वर्ल्ड मैप पे शो किया हुआ है प्लेटू, रिवर प्लेन एंड माउंटेन रेंज। तो ये हो गई रॉकी, एंडीज, यहाँ पे हो गया मिसिसिपी रिवर का प्लेन एरिया, ये हो गया अमेजोन बेसिन। सेम इंडिया के लिए देखते हैं तो ये गेंजेटिक, हिमालय एंड तिब्बतन प्लेटू फाउंड इन इंडिया, तिब्बत एंड चाइना, सेंट्रल एशिया। ये यूराल माउंटेन डिवाइडेड यूरोप एंड रशिया, ये हो गया मंगोलियन प्लेटू। Landform is a physical features on the surface of our planet Earth. Landform take several over million of years and have a significant connection with the environment and life. So mountain are landforms that are much higher than the surrounding landscape. They can be recognized as broader base, steep slope and narrow summit. तो इसमें क्या होता है माउंटेन के अंदर, ब्रॉडर बेस, स्टीप स्लोप, स्लोप स्टीप होगा, और नेरो समिट, पीक, हाई पीक। तो ये हो गया अपना बेस, ये हो गया स्लोप, और ये हो गया पीक। तो यहाँ पे जैसे ये माउंटेन की कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड 8,848 मीटर। माउंट एकंगोआ, किलिमंजारो, किलिमंजारो वो कौन सा है, वोल्केनिक माउंटेन। माउंट ब्लांक, माउंट कंचनजंगा एंड अनामुदी। अनामुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट। माउंटेन्स विथ टॉल एंड शार्प पीक्स लाइक हिमालयज आर रिलेटिवली यंग। यहाँ पे देखो हिमालय के लिए वर्ड यूज हो रहा है यंग, जबकि ये तो मिलियंस ऑफ ईयर अगो स्टार्ट हुआ था फॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
ये दोनों मूव करती है ईच अदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, फोल्डिंग हो रहा है। फोल्डिंग होने की वजह से हिमालय की हाइट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स हिल्स लाइक अरावली रेंज। जो अरावली है वो वन टाइम हाईएस्ट पीक थी, बट इट विल बी इरोडेड ओवर द टाइम ड्यू टू इरोजनल एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो एक पिक्चर है टेरेस फार्मिंग की, वाटर टेरेस फार्मिंग। तो जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था कि माउंटेन रीजन के अंदर रफ ट्रेन होने की वजह से एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, जो वैली वाला एरिया होता है ना, उसके अंदर ये लोग इसको कट शेप दे देते हैं लाइक ए टेरेस, कि नीचे वाले के ऊपर ऊपर वाले को ऐसे। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक दो चीज़ होती है, एक तो एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल होगी, दूसरा जो वाटर का फोर्स है जो डायरेक्टली माउंटेन टू स्लोप वाइज नीचे आ रहा है वो इरोजन ज़्यादा करता है। तो बट अभी क्या हो रहा है, उसको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसा शेप दे दिया, तो उससे इसकी क्या हो गई, इरोजनल एक्टिविटी भी कम हो गई, इरोजनल एक्टिविटी भी डाउन हो गई। तो यहाँ पे वही है, द माउंटेन ट्रेंस इज यूजुअली रफ हैज स्टीप स्लोप, दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिसाइज इन सम वैली, नॉट इन होल माउंटेन एरिया। यहाँ पे कुछ नेचुरल डिजास्टर की पिक दी हुई है जो ऑल्सो इफेक्ट करती है और डेली लाइफ, लाइक फ्लश फ्लड, लैंडस्लाइड, एवलांचेज, क्लाउड ब्रस्ट, कोल्ड वेदर, हेवी स्नोफॉल एट्सेट्रा। अब यहाँ पे देखो कोल्ड वेदर, जो हिमालय है ना, वो अपना नॉर्थ वाला जो जोन है इंडिया का, उसको कोल्ड वेदर से भी प्रिवेंट करता है इन द विंटर। नेक्स्ट इज प्लेटूज। अब प्लेटू के अंदर क्या है, लैंड फॉर्म डेट राइजन अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड हैज मोर एंड लेस फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पे देखो माउंटेन और प्लेटू में डिफरेंस क्या है। माउंटेन क्या है, स्लोप, हाईएस्ट पीक, रफ ट्रेन्स, ये हो गया, ये अपना माउंटेन। और इसकी हाइट कितनी, जैसे कि एग्जांपल के लिए हिमालय का ही ले लेते हैं, तो मोर देन 8000, 888848 मीटर। और दूसरी तरफ अगर प्लेटू लेते हैं तो क्या है, सराउंडिंग लैंडस्केप से तो हाई है, बट मोर एंड लेस फ्लैट सरफेस एरिया। और दूसरा रफ ट्रेन नहीं है, फ्लैट सरफेस एरिया। और दूसरा इसकी जो प्लेटू की हाइट होती है वो एवरेज 600 टू 900 और अराउंड 1000 मीटर। बहुत कम हाइट होती है, एलिवेशन होता है इन रेस्पेक्ट टू माउंटेन। तो वही है, यहाँ पे एक टिबेटन प्लेटू जिसको रूप ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू इंडिया का सेंट्रल जोन के अंदर है और ये एक वोल्केनिक प्लेटू है। प्लेटू जनरली रिच इन मिनरल डिपॉजिट होते हैं, दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, इनको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल भी बोला जाता है। सपोज अफ्रीकन प्लेटू है, वो फेमस है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए। और इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम जो प्लेटू है उनके अंदर डिपॉजिट है क्या, आयरन और कोल, मैग्नीज एक्सेट्रा। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर ये सब पाया जाता है। यहाँ पे एक हैंडमेड नोट्स है, तो जनरली क्लासीफाई किया हुआ है मालवा प्लेटू एवं बुंदेलखंड प्लेटू, बागलखंड प्लेटू। ये है नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ वेस्ट और सेंटर के अंदर। एक छोटा नागपुर प्लेटू टुवर्ड द ईस्ट साइड, ह्यूज रिजर्व रिसोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, आयरन और कोल वगैरह। यहाँ पे है मालदा फोल्ड, ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन। ये शिलोंग प्लेटू मेघालय के अंदर। तो जो मालदा फोल्ड्स है वो नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट करता है रेस्ट ऑफ इंडियन प्लेटू के साथ। सेंटर के अंदर आता है तो अपन आता है डेक्कन प्लेटू, जो मोर स्टेबल प्लेटू है और फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू एंड दंडकारना प्लेटू। नेक्स्ट इज प्लेन्स।
तो प्लेन्स जनरली क्या होता है, लो रिलीफ एरिया या फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड. So plains are landforms that have extensively flat, gently undulating surface that do not have any large hills or deep valley. एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ इंडिया. यहाँ पे एक इमेज दी हुई है इंडियन हिमालय की, जिसके अंदर जियोग्राफिकल टर्म यूज होते हैं. सपोज यहाँ हिमालय, तो हायर एलिवेशन पे क्या, ग्लेशियर. तो समर के अंदर जब ग्लेशियर मेल्ट हो गया तो वाटर आएगा रिवर चैनल के अंदर. तो जब ये रिवर वाटर है वो कैरी करेगी अपने साथ सेडिमेंट, जो यहाँ पे बोल्डर है, सॉल्ट है, सैंड है, सिल्ट है, इनको अपने साथ कैरी करेगी. तो फर्स्ट आता है शिवालिक या बाबर बेल्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, जो लार्ज बोल्डर वगैरह होगा वो यहीं पे लीव कर देगी. तो यहाँ पे लीव करते करते ये ऐसा हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगी, जो ट्रीज वगैरह है या एग्रीकल्चर लैंड एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएंगे. नेक्स्ट बेल्ट आता है तराई बेल्ट. जब लार्जर बोल्डर वगैरह पीछे रह जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल सैंड वगैरह कैरी होगा. तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो ट्री वगैरह यहाँ पे डिसअपियर हो गए वो यहाँ पे वापस अपियर हो जाते हैं. नेक्स्ट इज बांगर. बांगर इज ओल्डर वन एंड खादर इज न्यूअर वन. तो यहाँ पे ये ओल्डर वन फ्लड प्लेन है और ये खादर न्यूअर रिवर वैली के साथ में. तो इसकी वजह से रिवर के साथ में जो सेडिमेंट वगैरह कैरी होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो उसकी वजह से जो ये रिवर बेल्ट वाली सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. सो यहाँ पे देखते हैं फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म बाय रिवर्स originated in mountain range where they collect particles of rock, sand, silt called sediments, जो यहाँ पे ये डिपॉजिट करती आ रही. These sediments are carried all the way up plains where the river deposit them, making the soil very fertile. ये वाला एरिया. नेक्स्ट है डेजर्ट. इसके अंदर क्या होता है, ड्राई पीस ऑफ लैंड, सूखा एरिया, ड्राई पीस ऑफ लैंड. यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरी फ्यू और लेस. टेम्परेचर वेरी हाई. तो जो डे टाइम में टेम्परेचर होता है ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इवोपरेशन रेट ज़्यादा होगी. उसकी वजह से जो पॉन्ड वगैरह में पानी होता है वो भी इवोपरेट हो जाता है. तो उसकी वजह से जब वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी तो क्या होगा, लो वेजिटेशन. और रेनफॉल की जो रेंज होती है वो अराउंड 25 to 50 एनुअली. थैंक यू. आपके कुछ भी कमेंट है, क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हो, या कुछ इंक्वायरी या क्वेरी करना चाहते हो तो आप मेल आईडी पे भी मेरे को सेंड कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. हैव अ गुड डे.